Hey guys, this is Advocate Shraddha Pandit, and today we will talk about Order 5 of CPC, Code of Civil Procedure, and that is issue and service of summons या issue of summons. Order 5 Rule 1 बात करता है summons की. वो कहता है कि when a suit has been duly instituted, यानी कि जब भी कभी सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट होता है कोर्ट में तो एक समन इशू किया जाएगा डिफेंडेंट के नाम, ताकि वो अपियर हो और आंसर दे, अपना रिप्लाई फाइल किया करे या फिर अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे. बट वो टाइमिंग क्या होगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइमिंग होगा विद इन 30 days. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि विद इन 30 days उसको आके अपना रिप्लाई या अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होगा. आगे बात करता है प्रोवाइडेड दैट नो सच समन्स शैल बी इशूड व्हेन अ डिफेंडेंट हैज़ अपीयर्ड एट द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट एंड एडमिटेड द प्लेंटिव्स क्लेम. मतलब कोई भी समन इशू नहीं होगा उस कंडीशन में जबकि डिफेंडेंट खुद अपियर हो जाता है एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट. जब भी प्लेंटिव प्लेंट सूट कर रहा है, प्लेंट फाइल कर रहा है कोर्ट में, तब उस समय उसी टाइम पर जब डिफेंडेंट खुद अपियर हो जाता है तो अब उस कंडीशन में ये रिक्वायर्ड नहीं होगा कि उसको रिटर्न स्टेट कि उसको आप समन इशू करें. तो उस समय वो ये रिक्वायर्ड नहीं होगा कि वहाँ पर समन इशू किया जाए डिफेंडेंट को. नेक्स्ट बात करता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट. अब अगर डिफेंडेंट फेल हो जाता है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में विद इन द सेट पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर वो फाइल नहीं कर पाता है, जो 30 डेज प्रेस्क्राइब्ड हैं उस ड्यूरेशन में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाता है डिफेंडेंट, तो अब he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court. अब कोर्ट जो भी कोई और डे फिक्स करेगी उस डेट को या उस डे को ही शैल बी अलाउड कि वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें. और ऐसे जो रीजंस होंगे वो राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे. लेकिन मैक्स टू मैक्स कितने डेज का टाइम होगा या मैक्स टू मैक्स कितना टाइम दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा डिफेंडेंट को कि वो अपियर हो, अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे, तो दैट विल बी नॉट मोर देन 90 days ओवरऑल. तो ओवरऑल 90 days, इसका मतलब अगर 30 days के अंदर फाइल नहीं करता है तो कुछ रीजंस रिकॉर्ड करते हुए राइटिंग में कोर्ट समय देगी आगे, लेकिन वो मैक्स टू मैक्स 90 days का होगा, उससे आगे नहीं होगा. इसका मतलब 30 days प्लस 60 days, आपको 60 days और एडिशनल दिए जा सकते हैं. मैक्स टू मैक्स 90 days के अंदर अंदर आपको जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो फाइल करना होगा. नेक्स्ट कहता है ये आगे, A defendant to whom a summons has been issued under sub rule 1 may appear. मतलब जिस डिफेंडेंट के नाम समन इशू हुआ है तो वो अपियर किस तरह से होंगे, तो वो अपियर होंगे या तो वो इन पर्सन अपियर होंगे, या वो बाय अ प्लीडर अपियर होगा, या वो बाय अ प्लीडर अकम्पनीड बाय सम पर्सन. तो इस तरह से उनका अपियरेंस वहाँ पर होगा. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसमें ऑर्डर 5 का रूल 3, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात करता है एवरी सच समन्स शैल बी साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर. इसका मतलब जो समन होंगे, ये कई बार क्वेश्चंस आते भी हैं इस तरह के एग्जाम्स में, उसमें आता है कि जो समन होगा क्या वो जो जज हैं या कोई ऐसे ऑफिसर जिनको जज अपॉइंट करते हैं उनके द्वारा साइन होगा, एंड शैल बी सील्ड विथ द सील ऑफ द कोर्ट, यानी कि उस पर कोर्ट की सील भी होगी. ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी समन होगा वो जज के द्वारा या अपॉइंट या ऐसे ऑफिसर के द्वारा जिसको जज अपॉइंट करें उनके द्वारा साइन होगा, और उस पर कोर्ट की सील या न्यायालय की मोहर भी लगी होगी. जो मोहर होती है कोर्ट की जो सील होती है वो भी समन पर लगी होगी, और वो ऐसे जज या ऐसे ऑफिसर के द्वारा साइन होगा. दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें. आगे चलते हैं. कॉपी ऑफ प्लेंट एनेक्स्ड टू दी समन्स, मतलब जो भी समन भेजा जाएगा, जो भी समन कोर्ट के द्वारा प्रेषित होगा, उसके साथ में प्लेंट की एक कॉपी लगी होगी. हमेशा कॉपी, उसमें प्लेंट की कॉपी जाएगी ताकि ये डिफेंडेंट को पता चले कि उसके खिलाफ क्या प्लेंट फाइल हुआ है, ताकि थोड़ा सा उसको ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ मेरे अगेंस्ट ही प्लेंट फाइल हुआ है. तो इसलिए उसके साथ में प्लेंट की एक कॉपी भी हमेशा होगी समन के साथ. ऑर्डर 5 रूल 3 बात करता है कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपियर इन पर्सन. इसका मतलब क्या है
ये कहता है कि कोर्ट ऑर्डर कर सकता है डिफेंडेंट को या प्लेंटिफ को कि वो इन पर्सन अपियर हो वेयर द कोर्ट सीज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मान लीजिए कोर्ट को कोई रीज़न लगते हैं ऐसे कि डिफेंडेंट को पर्सनली अपियर होना चाहिए, तो समन्स शैल ऑर्डर हिम टू अपियर इन पर्सन, मतलब समन्स में ऐसा फिर वहाँ पर मेंशन होगा कि वो इन पर्सन ही अपियर हो, क्योंकि उसकी पर्सनल अपियरेंस रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर उसको कहा जाएगा कि भाई आप पर्सनली यहाँ पर अपियर हो। एंड वेयर द कोर्ट sees reason to require the personal appearance on the same day, it shall make an order for such appearance, और ऐसी appearance का कोर्ट ऑर्डर वहाँ पर कर सकेगा। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर 5 रूल 4 पर। ऑर्डर 5 रूल 4 कहता है नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपियर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स, मतलब अगर कोर्ट किसी पर्सन को पर्सनली अपियर होने के लिए ऑर्डर करती है तो वो तभी करेगी जबकि जो वो विद इन सर्टेन लिमिट्स वहाँ का रेजिडेंट हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपियर इन पर्सन अनलेस ही रिजाइड्स, मतलब कोई भी पार्टी को ऑर्डर नहीं किया जाएगा इन पर्सन अपियर होने के लिए जब तक कि वो रिजाइड नहीं करता विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब यह है कि कोर्ट के ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत या उसके अंदर वो उनके लोकल लिमिट्स के भीतर ही वो निवास करता हो, पहला पॉइंट है। या विदाउट सच लिमिट्स बट एट प्लेस लेस देन 50, और इसमें कुछ 2-3 इसमें बातें हैं, 50 और लेस देन 200 माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट हाउस, कि मतलब जो भी कोर्ट की ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा कोर्ट का, उसकी लोकल लिमिट्स के अंदर ही वो व्यक्ति निवास करना चाहिए, तभी कोर्ट उस व्यक्ति को इन पर्सन अपियर होने का ऑर्डर करेगी। ऑर्डर 5 रूल 5 बात करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, वो है कि समन्स जो इशू होंगे वो किस बात के लिए होंगे। तो समन्स टू बी ईदर टू सेटल इश्यूज और फॉर फाइनल डिस्पोजल, मतलब समन या तो इशू सेटल करने के लिए प्रेषित किए जाएंगे या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए निकाले जाएंगे। या तो मान लीजिए इसमें 1 सेकेंड, यहाँ पर ये बात कर रहा है द कोर्ट शैल डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ इशूइंग द समन्स, कोर्ट डिटरमाइन करेगा समन इशू करते वक्त, क्या डिटरमाइन करेगा 1 सेकेंड, कि एट द टाइम ऑफ इशूइंग द समन्स वेदर शैल बी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ओनली, यानी कि जो समन है या तो वो फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के सेटलमेंट के लिए निकाले जाएंगे या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए निकाले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि समन किस चीज़ के लिए प्रेषित किए जाएंगे, किस चीज़ के लिए निकाला जाएगा। तो समन या तो इश्यूज सेटल करने के लिए निकाला जाएगा या फिर फाइनली डिस्पोजल के लिए निकाला जाएगा, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए मतलब हम यहाँ पर इश्यूज सेटल कर रही है, कोर्ट यहाँ पर इश्यूज सेटल कर रही है कि आखिर इश्यूज क्या क्या हैं, मुद्दा क्या है आखिर, तो उसके सेटलमेंट के लिए वो समन्स निकालेगी या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए निकालेगी कि भाई हमको सूट का फाइनली डिस्पोज ऑफ अब करना है। अब आगे बात करता है इसमें फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। इसमें जो भी डिफेंडेंट के अपीयरेंस के लिए डे होगा वो इसमें फिक्स किया जाएगा, ये वाली बात ये इसका जो रूल है वो बात कर रहा है, रूल 6। अब ऑर्डर 5 रूल 7 पर आते हैं। ये कहता है कि जो समन्स होंगे वो डिफेंडेंट को ऑर्डर करेंगे कि वो अपियर भी हो और अपियर होने के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी प्रोड्यूस करें। तो इसके लिए भी समन प्रेषित किया जाता है कि समन्स टू आंसर and appear and answer shall order the defendant to produce all documents or copies। ये कहता है all documents और copies, जो भी डॉक्यूमेंट्स डिफेंडेंट के पास में है वो उसको प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर 5 रूल 9, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर 5 रूल 9 कई बार एग्जाम्स में आता है। तो वो कहता है कि डिलीवरी ऑफ समन्स बाय कोर्ट के द्वारा जो समन्स की डिलीवरी होगी उस बारे में ये बात करता है। ये कहता है वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स
one second. Where the defendant resides within the jurisdiction of the court in which the suit is instituted. मतलब जहाँ कहीं भी सूट, जिस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उसके जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट रिजाइड करता है, डिफेंडेंट रहता है या उसका एजेंट रहता है, हु इज एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ द समन, और वो एम्पावर्ड है कि वो समन की सर्विसिंग करा सकता है या समन की सर्विस को एक्सेप्ट कर सकता है, समन की सर्विसिंग उस पर हो सकती है. द समन्स शैल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स बी डिलीवर्ड और सेंट ईदर टू द प्रॉपर officer to be served by him or one of his subordinates to such courier services as are approved by the court. अब यहाँ पर कह रहा है कि जो डिफेंडेंट अगर उस कोर्ट की जिसमें कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहता है या उसका एजेंट रहता है, तो वहाँ उस कंडीशन में ऐसे समन्स उस व्यक्ति पर सर्विसिंग उस समन्स की हो जाएगी. The summons shall, unless the court otherwise directs, be delivered or sent either to the proper officer to be served by him. ऑर्डर 9 रूल 2 बात करता है द प्रॉपर ऑफिसर मे बी एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट. जो भी प्रॉपर ऑफिसर होंगे इसमें वो कोर्ट के ऑफिसर हो सकेंगे. एंड वेयर ही सच एन ऑफिसर द समन्स मे बी सेंट टू हिम इन सच मैनर एज द कोर्ट में डायरेक्ट. और जहाँ वो ऐसे ऑफिसर हैं तो समन उनके द्वारा प्रेषित किए जाएंगे, उस ऑफिसर के द्वारा प्रेषित किए जाएंगे उस मैनर में जैसा भी कोर्ट डायरेक्ट करे. ऑर्डर 9 रूल 3. ऑर्डर 9 रूल 3 कहता है कि द सर्विसेज ऑफ समन्स में बी मेड, the services of the summons may be made by delivering or transmitting a copy thereof by registered post, acknowledgement due, addressed to the defendant or his agent. मतलब जो भी समन्स की सर्विसिंग होगी, समन की तामीली होगी, वो किस तरह से होगी, तो वो या तो डिलीवर करके हो जाएगी, समन आप डिलीवर कर दें उसको दें आए, या उसकी एक कॉपी ट्रांसमिट करके होगी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी उसमें हो सकेगी. एड्रेस्ड टू द डिफेंडेंट, जो कि एड्रेस किया जाएगा डिफेंडेंट को या उसके एजेंट को जो कि एम्पावर्ड होगा कि वो ऐसी सर्विसिंग अपने ऊपर करा सके, या फिर वो रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ साथ बाई स्पीड पोस्ट भी हो सकेगा, कुरियर सर्विसेज के द्वारा भी हो सकेगा. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि और बाई स्पीड पोस्ट और बाई सच कुरियर सर्विसेज, बट वो कौन सी होंगी, एज आर अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट. मतलब जो भी यहाँ पर हाई कोर्ट अप्रूव करेगी कुरियर सर्विसेज वो उस तरह से होंगी. ये एग्जाम्स में आ सकता है कि कुरियर सर्विसेज किसके द्वारा अप्रूव्ड होंगी, तो दैट विल बी अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट और बाय द कोर्ट रेफर टू इन सब रूल 1. आगे बात करते हैं. आगे इसमें ये कहता है provided that the service of summons under this sub-rule shall be made at the expenses of the plaintiff. अब मतलब जो भी समन्स भेजे जा रहे हैं, या चाहे वो स्पीड पोस्ट के थ्रू जा रहे हों या फिर वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जा रहे हों, कुरियर सर्विसेज के थ्रू जा रहे हों, तो वो सब एट दी एक्सपेंसेस ऑफ द प्लेंटिफ होंगे. यानी कि उसका जो खर्चा होगा वो कौन वहन करेगा, तो वो प्लेंटिफ वहन करेगा. दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग. ऑर्डर 9 रूल 5 यहाँ पर बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई रिसीट है जो भी साइंड होनी थी डिफेंडेंट के द्वारा या उसके एजेंट के द्वारा, और उसमें वो कोर्ट के द्वारा अब रिसीव हो रही है, जो भी कुछ जो रिसीट थी वो साइन की जानी थी, डिफेंडेंट को उस पर साइन करने थे या उस डिफेंडेंट के एजेंट को उस पर साइन करने थे. अब वो कोर्ट ने रिसीव की विद एन एंडोर्समेंट, एक एंडोर्समेंट के साथ, जिसमें क्या था, जिसमें ये था कि जो भी पोस्टल एम्प्लॉय ने या फिर किसी और व्यक्ति ने, कुरियर सर्विस वाले किसी व्यक्ति ने या फिर पोस्टल एम्प्लॉय ने जब वहाँ पर सर्विसिंग के लिए डिफेंडेंट के पास में वो गया, तो डिफेंडेंट या उसके एजेंट ने, दैट द डिफेंडेंट और हिज एजेंट हैड रिफ्यूज्ड टू टेक डिलीवरी ऑफ द पोस्टल आर्टिकल. मतलब जैसे ही जब वो जो भी पोस्टल एम्प्लॉय था या कोई पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द कुरियर सर्विस था, वो डिफेंडेंट के पास में जाता है या उसके एजेंट के पास जाता है और डिफेंडेंट या उसका एजेंट रिफ्यूज़ कर देता है डिलीवरी को, वो डिलीवरी लेने से ही मना कर देता है. अब क्या है, तो अब इसमें है दैट ही हैड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द समन्स, वो समन एक्सेप्ट करने से मना कर देता है बाय एनी अदर मीन्स स्पेसिफाइड इन सब रूल 3 when tendered or transmitted to him. तो अब उस कंडीशन में the court issuing the summons shall declare
दैट द समन्स हैड बीन ड्यूली सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट। जब कोर्ट को पता चलता है कि इस तरह से पोस्टल एम्प्लॉय या एनी पर्सन ऑथोराइज बाय द कुरियर सर्विस डिफेंडेंट के पास में जाते हैं या उसके एजेंट के पास जाते हैं और डिफेंडेंट या उसका एजेंट उस डिलीवरी को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, समन्स को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देता है, तो उस कंडीशन में कोर्ट जो भी समन इशू कर रही है वो वाली कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि समन्स हैड बीन ड्यूली सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट। कोर्ट ऐसा डिक्लेयर करेगी कि जो समन्स थे वो ड्यूली सर्व डिफेंडेंट पर हो गए थे। आगे ये बात करता है ऑर्डर 9 रूल 6 कि ऑर्डर 9 रूल 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट जज, द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट जज एज द केस में बी शैल प्रिपेयर अ पैनल फॉर पैनल ऑफ कुरियर एजेंसीज। कुरियर एजेंसीज का एक पैनल प्रिपेयर करेंगे। कौन करेंगे? तो वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज ही इसमें कर सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज कुरियर एजेंसीज का एक पैनल प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर 5 रूल 9 ए की। ऑर्डर 5 रूल 9 ए कई बार पूछा जाता है, तो इसको दस्ती समन भी कहा जाता है। ऑर्डर 5 रूल 9 ए। ऑर्डर 5 रूल 9 ये कहता है कि समन्स गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस, मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या कि समन्स जो हैं वो खुद प्लेंटिफ को दे दिए जाएं कि भाई तुम खुद जाओ और डिफेंडेंट पर सर्विसिंग कराओ। तो इसमें आगे चलते हैं। आगे बात करता है द कोर्ट में, मतलब कोर्ट ऐसा कर सकती है, उसके ये विवेक अधिकार है कि कोर्ट ऐसा कर सकती है। ये मैंडेटरी नहीं है कि कोर्ट ऐसा करेगी, तो कोर्ट ऐसा कर सकती है। In addition to the service of summons under Rule 9 on the application of the plaintiff, मतलब कब करेगी? जबकि प्लेंटिफ ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट में प्रस्तुत करेगा कि मुझे ये मुझे अनुमति प्रदान की जाए, मुझे परमिट किया जाए कि मैं डिफेंडेंट पर खुद से सर्विसिंग करा दूं। तो अब उस कंडीशन में कोर्ट ऐसे समन्स को प्लेंटिफ को सौंप देगी कि भाई तुम खुद जाओ और जाके जो डिफेंडेंट है उस पर समन की सर्विसिंग कराओ। तो कोर्ट ऐसा कर सकती है। और यहाँ पर ऐसे समन की जो सर्विसिंग होगी वो अब किस तरह से होगी? तो ऐसे समन की जो सर्विसिंग होगी, जो भी हमने जो समन प्लेंटिफ को दे दिया है कि भाई ठीक है तुम जाओ और डिफेंडेंट पर खुद सर्विसिंग कराओ, तो अब उस कंडीशन में जो ऐसे समन्स होंगे वो डिफेंडेंट के पास में ले जाने के लिए डिफेंडेंट को डिलीवर करने के लिए प्रेषित किए जाएंगे और उसमें एक कॉपी होगी दैट विल बी साइंड बाय द जज। जो भी प्लेंट है उसकी एक कॉपी होगी। जो भी नॉर्मली जब भी कोई समन जाता है तो उसके साथ में एक कॉपी होती है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है इसमें। तो उसी तरह से जब भी हम किसी प्लेंटिफ को कहेंगे कि ठीक है भाई तुम जाओ और समन की खुद से पर्सनली सर्विसिंग करा दो, तो उस कंडीशन में भी जज के द्वारा साइन की हुई प्लेंट की एक कॉपी होगी और वहाँ पर कोर्ट की या जो भी और सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के किसी ऐसे ऑफिसर के द्वारा या फिर जज के द्वारा ऐसी कॉपी साइंड होगी और वहाँ पर कोर्ट की सील भी होगी। तो सेम रूल यहाँ भी अप्लाई करेगा। कोर्ट की सील होगी प्लस जज या ऐसे ऑफिसर, कोर्ट के किसी ऑफिसर के द्वारा वो साइंड भी होगी। आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए ऑर्डर 5 रूल 9 ए का सब रूल 4 कहता है, अब मान लीजिए यहाँ पर इफ सच समन्स व्हेन टेंडर्ड, अगर मान लीजिए जो प्लेंटिफ है वो पहुंच गया डिफेंडेंट के पास में सर्विसिंग के लिए, लेकिन जो डिफेंडेंट है वो मना कर देता है या डिफेंडेंट के बिहाफ पर कोई और बंदा है वो भी मना कर देता है कि भाई हम तो रिसीव नहीं करेंगे इसको, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा? अब जब उन्होंने मना कर दिया है, सर्विसिंग कराने से मना कर दिया है, वो खुद पर तामील ही नहीं करा रहे हैं। If such summons when tendered is refused or if the person served refuses to sign an acknowledgement of service or for any reason such summons cannot be served personally, वो personally अब सर्व ही नहीं हो पा रहे हैं summons, तो उस condition में the court shall on the application of the party, अब पार्टी के एप्लीकेशन पर रीइशू करेगी ऐसे summons ताकि वो कोर्ट के द्वारा उनकी सर्विसिंग हो सके। मतलब अब प्लेंटिफ जब नहीं करा पाया है तो अब उस कंडीशन में कोर्ट उस पार्टी की एप्लीकेशन पर, यानी कि
बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि इसमें प्लेंटिफ ही एप्लीकेशन फाइल करेगा फिर से, और फिर कोर्ट अपनी तरह से अपने मोड्स यूज़ करते हुए वहाँ पर जो भी प्रेस्क्राइब्ड होगा, कोर्ट उस तरह से डिफेंडेंट पर समन की तामीली या समन की सर्विसिंग करा सकेगी। ऑर्डर 5 रूल 10 बात करता है मोड ऑफ सर्विस की। मोड ऑफ सर्विस क्या होगा, आखिर सर्विसिंग का मोड किस तरह से होगा, हम किस तरह से सर्विसिंग कराएं। तो ये कहता है सर्विस ऑफ द समन्स शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग अ कॉपी देयर ऑफ साइंड बाय द जज। मतलब ऐसे जज के द्वारा या फिर जो भी उन्होंने किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया है उसके द्वारा, जज के द्वारा या फिर किसी ऐसे ऑफिसर के द्वारा जो भी उनके द्वारा अपॉइंट किया जाए, उनके द्वारा साइंड एक कॉपी होगी, और उस कॉपी को डिलीवर करके या उस कॉपी को टेंडर करके या फिर उसको देकर, यानी कि परिदत्त करके या फिर उसको देकर के समन की सर्विसिंग कराई जाएगी, और ऐसे समन पर न्यायालय की मुहर भी लगी होगी, दैट विल बी सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट। आगे बात करते हैं ऑर्डर 5 रूल 11। ऑर्डर 5 रूल 11 कहता है कि सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट्स, अगर मान लीजिए बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं, कोई एक डिफेंडेंट नहीं है लेकिन 2 4 6 10 12 बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं, अब उस कंडीशन में क्या होगा, अब उस कंडीशन में जो भी समन की सर्विसिंग होगी वो हमको हर एक डिफेंडेंट पर करानी होगी। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हमने मान लीजिए एक डिफेंडेंट पर करा दी और वो सभी पर मानी जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें उस कंडीशन में सर्विसिंग जो है समन की वो एक एक डिफेंडेंट पे होगी। अगर मान लीजिए 10 डिफेंडेंट है, 10 के 10 पर समन की सर्विसिंग होगी, समन की सर्विसिंग हमें करानी होगी, समन उन तक पहुंचाना होगा। अब नेक्स्ट ये बात करता है ऑर्डर 5 रूल 12 की। ये कहता है कि जो भी समन की सर्विसिंग होगी वो डिफेंडेंट पर इन पर्सन ही हम कराएंगे, जहाँ तक भी हो सकता है हम उसको इन पर्सन कराएंगे जब भी प्रैक्टिकेबल होगा। और अगर मान लीजिए वो प्रैक्टिकेबल नहीं हो पा रहा है, इन पर्सन नहीं करा पा रहे हैं, तो तब उस कंडीशन में उसके एजेंट पर कराएंगे। नेक्स्ट इसमें बात आती है, अब अगर मान लीजिए सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, ये बात करता है ऑर्डर 5 रूल 9, ऑर्डर 5 रूल 13। अगर मान लीजिए हमको जो सर्विसिंग करानी है वो किसी डिफेंडेंट पर करानी है और वो कोई बिजनेस करता है, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, इन अ सूट रिलेटिंग टू एनी बिजनेस और वर्क अगेंस्ट अ पर्सन हु डज नॉट रिजाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन। अगर मान लीजिए हमको ऐसे डिफेंडेंट पर समन की सर्विसिंग करानी है जो लोकल लिमिट्स में, कोर्ट की लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में निवास ही नहीं करता है, वो वहाँ रहता ही नहीं है, तो अब उस कंडीशन में जो समन की सर्विसिंग होगी वो उसके ऐसे मैनेजर या एजेंट पर हो सकेगी हु एट द टाइम ऑफ सर्विस पर्सनली कैरीज ऑन सच बिजनेस और वर्क फॉर सच पर्सन विद इन सच लिमिट्स। अब उसका कोई ऐसा, अब वो तो स्वयं तो वहाँ पर निवास नहीं करता है लोकल लिमिट्स में डिफेंडेंट, तो अगर मान लीजिए डिफेंडेंट का कोई मैनेजर है या उसका कोई एजेंट है और वो विद इन द लोकल लिमिट्स, कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर रहते हुए वो कोई बिजनेस कैरी करता है, तो अब उस कंडीशन में ऐसे मैनेजर या ऐसे एजेंट पर सर्विसिंग हो सकेगी और ऐसी सर्विसिंग गुड सर्विस मानी जाएगी, यानी कि ये माना जाएगा कि वो ड्यूली सर्विस हो गई है वहाँ पर। अब आगे इसमें आते हैं 5 रूल 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता है वेयर सर्विस मे बी ऑन एन एडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फैमिली वेयर इन एनी सूट द डिफेंडेंट इज अब्सेंट। मान लीजिए रेजिडेंस से हम समन की तामीली के लिए गए, समन को सर्विसिंग कराने के लिए गए, लेकिन डिफेंडेंट अब्सेंट है, डिफेंडेंट अपने रेजिडेंस पर है ही नहीं उस समय, और ना ही कोई और व्यक्ति उसका कोई मान लीजिए कोई एजेंट होता, कुछ होता, वो नहीं दिखाई देता, वो भी नहीं होता वहाँ पर। देयर इज नो लाइकलीहुड ऑफ हिज बीइंग फाउंड एट द रेजिडेंस। सॉरी, इसमें ये बात कर रहा है ऑर्डर 5 रूल 15 में, अगर मान लीजिए जो डिफेंडेंट है वो रेजिडेंट वहाँ पर रेजिडेंस में अपने है ही नहीं, जहाँ वो नॉर्मली रिजाइड करता है वहाँ वो बंदा उस समय अब्सेंट है, वो वहाँ पर है ही नहीं, और कोई लाइकलीहुड भी नहीं है, यानी कि कोई संभावना भी नहीं है कि वो वहाँ जल्दी से पाया जाएगा, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है विद इन अ रीजनेबल टाइम, और उसका कोई एजेंट भी नहीं है जो कि एम्पावर्ड हो सर्विसिंग के एक्सेप्टेंस के लिए,
तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, तो सर्विस मे बी मेड ऑन एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली वेदर मेल और फीमेल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर मेल और फीमेल हु इज़ रिजाइडिंग विद हिम। अब मान लीजिए उसके परिवार में, उसके घर में कोई और लोग रहते हैं लेकिन वो स्वयं नहीं है, तो ऐसे संबंध की सर्विसिंग किसी भी एडल्ट मेंबर पर हो सकेगी। एडल्ट मेंबर, बस वो एडल्ट होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, या वो चाहे मेल हो, चाहे वो लेडी हो, या फिर वो कोई बंदा है, कोई मेल है या फीमेल है, ये डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता कि वो मेल ही हो, फीमेल पर भी हो सकती है और मेल पर भी हो सकती है, बस वो एडल्ट होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये कई बार पूछा जाता है, इसमें एक्सप्लेनेशन कह रही है अ सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल। अब मान लीजिए उसके परिवार में बहुत से लोग हैं बट उस समय सर्वेंट होता है उसका वहाँ पर, तो क्या हम सब सर्वेंट पर भी सर्विसिंग करा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, सर्वेंट पर सर्विसिंग नहीं करा सकेंगे, क्योंकि सर्वेंट जो है वो फैमिली का मेंबर नहीं माना गया है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल। तो आज हमने कवर किए हैं ऑर्डर 5 रूल और 15 तक, रूल 15 तक, रूल 1 to 15 तक हमने यहाँ पर कवर किए हैं। आगे के रूल्स कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।